साथियों नमस्कार। मैं संवर्धन साहू, सहायक प्राध्यापक नवीन शासकीय महाविद्यालय मैनपुर, जिला गरियाबंद, आपके बीच में फिर से दबाव समूह शीर्षक का शेष भाग बीए द्वितीय वर्ष तुलनात्मक शासन एवं राजनीति विषयांतर्गत दबाव समूह शीर्षक का शेष भाग लेकर के उपस्थित हूँ। साथियों, पिछले भाग में हमने जाना कि दबाव समूह का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, दबाव समूह और हित समूह में कुछ अंतर भी विद्यमान होता है, दबाव समूह और राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक दल में क्या अंतर है, इसके अलावा दबाव समूह की क्या विशेषता है, ये सब हमने जाना। अब हम देखते हैं कि दबाव समूह के प्रकार क्या है। तो साथियों, फ्रेडरिक, फ्राबर, सिमोन, ब्लॉन्डेल, आमंड, ये सब विद्वानों ने दबाव समूहों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉन्डेल का वर्गीकरण। साथियों, ब्लॉन्डेल ने दबाव समूह को दो भाग में बांटा है। पहला है सांप्रदायिक दबाव समूह और दूसरा है साहचर्य दबाव समूह। देखिए, सांप्रदायिक दबाव समूह सामाजिक संबंधों के आधार पर बनते हैं। इनके निर्माण में परिवार, प्रगति, धर्म, वर्ग आदि तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे समूहों की सदस्यता जन्म से ही प्राप्त होती है। ब्लॉन्डेल ने सांप्रदायिक दबाव समूहों को भी दो भागों में बांट दिया है। एक बताया प्रथागत और दूसरा संस्थागत दबाव समूह। अब पहले हम विचार करते हैं कि प्रथागत दबाव समूह क्या है। तो प्रथाओं, रीति रिवाजों और रूढ़ियों पर आधारित होते हैं। भारत में ऐसे ही दबाव समूह होते हैं जब एक धर्म और जाति के लोग औपचारिक रूप से संगठित होकर संस्था का निर्माण कर लेते हैं, तो उससे संस्थागत दबाव समूह का जन्म होता है। भारत में जाति और धर्म के आधार पर अनेक दबाव समूह सरकार की नीति को प्रभावित करते हैं। ब्लॉन्डेल ने दबाव समूह का दूसरा प्रकार जो है साहचर्य दबाव समूह बताया है। तो इस प्रकार के दबाव समूहों का लक्ष्य जो होता है वो विशिष्ट लक्ष्य होता है। जैसे औद्योगिक विकास के साथ साथ ऐसे दबाव समूहों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इन समूहों का विशिष्ट लक्ष्य साधन के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में इनकी मांगों को प्रवेश कराने में समर्थ होता है। तो यह दबाव समूह जो है सांप्रदायिक दबाव समूह से सदस्यता की प्रेरणा के दृष्टिकोण से अलग होता है। ये दबाव समूह भी सांप्रदायिक दबाव समूहों की तरह संरक्षणात्मक व उत्थानात्मक दबाव समूह दो तरह के होते हैं। अब संरक्षणात्मक दबाव समूह अपने सदस्यों के सामान्य हितों की रक्षा करता है, संरक्षण करता है, जबकि उत्थानात्मक दबाव समूह विशिष्ट लक्ष्यों के साथ जन्म लेता है। उदाहरण के लिए संरक्षणात्मक का गौ संरक्षण संघ, तो संरक्षणात्मक दबाव समूह हो गया, और उत्थानात्मक का जैसे नारी स्वतंत्रता संघ, तो नारी उत्थान के लिए नारी स्वतंत्रता संघ। तो इस प्रकार के संरक्षणात्मक व उत्थानात्मक दबाव समूह है। तो ये उदाहरण, ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया है ब्लॉन्डेल ने। अब हम दूसरा वर्गीकरण देखते हैं, आमंड का वर्गीकरण। तो आमंड ने भी दबाव समूहों को संरचना और हित के संचारण के आधार पर चार भाग में बांट दिया है। एक है संस्थात्मक, दूसरा है प्रदर्शनात्मक, तीसरा असमुदायात्मक और चौथा समुदायात्मक में बांटा है। आमंड ने संस्थागत दबाव समूह में उनको लिया है जो किसी राजनीतिक दल या अन्य समान हितों वाले वर्गों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में संसद, नौकरशाही और राजनीतिक दलों में ऐसे ही समूह पाए जाते हैं। ये आमंड का कहना है। इसका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति करना होता है। ये मजबूत संगठन के स्वामी होने के कारण हितों का स्पष्टीकरण इसमें देखा जाता है। ये संस्थात्मक दबाव समूह हो गया। अब दूसरा प्रकार उन्होंने क्या बताया, प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। तो प्रदर्शनात्मक दबाव समूह का दूसरा प्रकार प्रदर्शनात्मक दबाव समूह का है जो भीड़, जुलूस, दंगों, धरनों, हड़ताल आदि के रूप में अचानक ही राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। इन्हें चमत्कारिक दबाव समूह भी कहा जाता है। ये दबाव समूह अस्त व्यस्त प्रकृति के होते हैं। ये शासन तंत्र को भ्रमग्रस्त करके अपने हितों की प्राप्ति करने में सफल व असफल दोनों हो सकते हैं। भारत, फ्रांस, इटली आदि देशों में इनका बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरा वर्ग आमंड ने जो बताया है वह है असमुदायात्मक या असाहचर्य दबाव समूहों का। इनका जन्म
धर्म, रक्त संबंध, वंशानुगत या हित संचार आदि तत्वों के आधार पर होता है। ये दबाव समूह धार्मिक नेताओं, विशिष्ट व्यक्तियों आदि द्वारा संगठित व असंगठित होते रहते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता ये है कि ये हितों के साधन का काम निरंतर ना करके समय समय पर ही करते हैं। चौथा जो प्रकार है, देखिए ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार अपने अपने तरीके से बताए हैं, तो हमको सबका जो है प्रकारों पर व्यापक चर्चा करनी है। सबसे पहले हमने देखा कि किसने आमंड ने ब्लॉन्डेल ने इसको वर्गीकृत किया, उसके बाद आमंड ने वर्गीकृत किया। अब आमंड ने 4 प्रकार के बताए, उसमें चौथा प्रकार जो आता है वो है समुदायात्मक या साहचर्य दबाव समूहों का। इस प्रकार के समूह विशेष व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए औपचारिक रूप से संगठित होते हैं, जैसे श्रमिक संघ, व्यापारिक संघ, इस प्रकार के ही दबाव समूह माने जाते हैं। दबाव समूह जो है, इस प्रकार के जो दबाव समूह है वो नियमों पर आधारित होते हैं और अपने हितों की प्राप्ति के लिए विधि सम्मत कानून के अनुसार प्रक्रिया अपनाते हैं। भारत और अमेरिका में इस प्रकार का ही दबाव समूह काफी देखने को मिलता है। अब अगला वर्गीकरण रॉबर्ट सी बोन का है। उन्होंने प्रकृति व उद्देश्यों की दृष्टि से दबाव समूह को 2 प्रकार से बांटा है। एक है परिस्थिति जन्य दबाव समूह और दूसरा है अभिवती जन्य दबाव समूह। परिस्थिति जन्य दबाव समूह का उद्देश्य अपने सदस्यों की वर्तमान आर्थिक और सामाजिक अवस्थाओं को सुधारना होता है। इनकी प्रकृति विशिष्ट होती है और ये अपने सदस्यों के हितों को साधने के लिए वैधानिक प्रक्रिया का ही उपयोग करते हैं। इनका जो लक्ष्य होता है वो दीर्घकालीन हितों को प्राप्त करना होता है। तो इस प्रकार जो है रॉबर्ट सी बोन ने पहला वर्ग परिस्थिति जन्य दबाव समूह बताया। दूसरा वर्गीकरण उन्होंने अभिवती जन्य दबाव समूहों के रूप में बताया, जो कुछ मूल्यों पर आधारित होते हैं। ये समूह परिस्थिति जन्य समूहों से थोड़ा सा अलग होते हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन को प्राप्त करना होता है, इसके लिए ये शांतिपूर्ण तथा क्रांतिकारी दोनों साधनों का प्रयोग करते हैं। ये अपने लक्ष्यों को तेज गति की तकनीकों का प्रयोग करके अल्पकाल में ही प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। चौथा जो वर्गीकरण दबाव समूह का देखने को मिलता है, कार्ल फ्रेडरिक के अनुसार, कार्ल फ्रेडरिक ने दबाव समूहों को 2 श्रेणियों सामान्य और विशिष्ट दबाव समूह में बांट दिया है। जो दबाव समूह सामान्य लक्ष्यों को लेकर चलते हैं वे सामान्य दबाव समूह, और जिनके हित विशिष्ट प्रकार के होते हैं वे विशिष्ट दबाव समूह कहलाते हैं। तो ये सब विभिन्न विद्वानों का जो है वर्गीकरण है। रॉबर्ट सी बोन का वर्गीकरण सामान्य होते हुए भी दबाव समूह की प्रकृति, संगठन, उद्देश्य, कार्यविधि को स्पष्ट करने वाला महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। यह वर्गीकरण अन्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और सुसंगत नजर आता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आमंड, फ्रेडरिक, ब्लॉन्डेल के वर्गीकरण का कोई महत्व नहीं है। ये सभी वर्गीकरण कुछ न कुछ महत्व अवश्य रखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं दबाव समूह के कार्यात्मक तरीके, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। तो पहला वो लोग कार्य जो करते हैं, देखिए दबाव समूह द्वारा विभिन्न साधन तकनीक जो है अपनाई जाती है। तो पहला आता है लॉबिंग। अब ये लॉबिंग क्या है, तो इसको साठगांठ के रूप में भी हम समझ सकते हैं, पक्ष जुटाव भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पक्ष जुटाव। तो लॉबिंग साठगांठ करके कैसे भी करके ये लोग लॉबिंग का कार्य करते हैं और अपने हित को साधने के लिए ये लोग रिश्वत देने से भी नहीं चूकते हैं। तो इस प्रकार जो है लॉबिंग करते हैं, साठगांठ करके विधायकों को दबाव समूह के हित में नीति बनाने को बाध्य कर देती है। तो इस प्रकार ये लोग लॉबिंग करते हैं, पहला कार्य हो गया। दूसरा भूमिका इनका होता है जनमत को प्रभावित करना। साथियों, ये लोग जनमत से सीधा संपर्क बनाए रखते हैं। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सार्वजनिक सभाएं और प्रचार इत्यादि के साधन ये लोग अपनाते हैं और जनमत को प्रभावित करते हैं। ये दूसरा कार्य हो गया। तीसरा ये है चुनाव। साथियों, चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का भली भांति ये लोग प्रयास करते हैं दबाव समूह। इसके लिए राजनीतिक दल को आर्थिक मदद भी देते हैं, प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार भी करते हैं। चुनावी कार्यक्रम पर्दे के पीछे से ही चलते रहता है। कई बार तो टिकट वितरण में भी अहम भूमिका निभा देते हैं। इस प्रकार ये चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दबाव समूह। अब देखते हैं विधायक, चौथा जो उनकी कार्य भूमिका है, विधायिका को प्रभावित करना। कैसे विधायिका को प्रभावित करते हैं, इसके लिए
तरीके जो है प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग होती है। जैसे ब्रिटेन संसदीय शासन वाला देश है, तो वहाँ पे ये लोग अनुशासित ढंग से कार्य करते हैं, और अमेरिका में शक्तियों के पृथककरण के कारण विधायिका का पूरा फायदा उठाने में सफल रहते हैं, रिश्वत आदि साधनों द्वारा अपना काम करवाते हैं। भारत, इटली और फ्रांस में ये समूह संसद से बाहर रहकर ही सक्रिय रहते हैं, कई बार तो असंवैधानिक तरीकों का भी प्रयोग करते हैं। अगला है कार्यपालिका पर दबाव। अध्यक्षात्मक देशों में ये राष्ट्रपति के चुनाव में पूरा समर्थन करते हैं और अपना पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में दबाव समूहों की अहम सक्रियता रहती है। संसदीय सरकार वाले देशों में भी ये विधायिका के माध्यम से कार्यपालिका को प्रभावित करने के भरसक प्रयास करते हैं। चुने हुए विधायिकाओं को स्थगन प्रस्तावों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, निंदा प्रस्ताव इत्यादि द्वारा मंत्रियों को प्रभावित करने पर जोर डालते हैं। जो व्यक्ति किसी दबाव समूह की कृपा से ही विधायक बना होता है, उसकी निष्ठा अवश्य ही उस दबाव समूह के प्रति रहेगी। कार्यपालिका से निरंतर ये लोग संपर्क बनाए रखते हैं। अहिंसात्मक तरीकों का प्रयोग करके सरकार पर दबाव बनाने से भी ये लोग नहीं चूकते हैं। अगला है नौकरशाही को प्रभावित करना। ये दबाव समूह अपने हितों के लिए अधिकारी तंत्र से साठगांठ भी रखते हैं, और नौकरशाही ही चूंकि कार्यपालिका विधायिका को आवश्यक नीति निर्माण के आंकड़े उपलब्ध कराती है, और नौकरशाही को दबाव समूह जो अपने वश में करने के लिए बेईमानी, घूसखोरी, भाई भतीजावाद जैसे साधनों को भी अपना लेते हैं। अगला है न्यायपालिका को प्रभावित करना। साथियों, न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय ही कार्यपालिका पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। अमेरिका और भारत में कार्यपालिका पर इस तरह का दबाव कई अवसरों पर देखा गया है। इसलिए वे अपने हितों के लिए कार्यपालिका तथा विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित करवाने के लिए न्यायपालिका की ही शरण में जाते हैं। वे पत्र पत्रिकाओं, लेख छपवाकर, समाचार पत्र में अपने विचार देकर न्यायाधीशों के मन को प्रभावित करने के प्रयास करते हैं। इसके अलावा हड़ताल, बंद और प्रदर्शन। साथियों, अहिंसात्मक साधनों को अपनाते हैं, वे हड़ताल भी करते हैं, बंद की घोषणा करते हैं। कई बार तो वे हड़ताल में विपक्षी दल के विधायकों व समर्थकों तक को भी शामिल करके व्यापक स्तर पर प्रदर्शन भी करते हैं और मंत्रियों तक का भी घेराव कर लेते हैं। इन सभी गैर कानूनी उपायों का भी प्रयोग करके वे सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार ये हड़ताल, बंद और प्रदर्शन का भी प्रयोग करते हैं। अगला है प्रचार करना। अपने पक्ष में जनमत तैयार करने, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी आदि संचार साधनों पर अपने विचार का प्रसारण करवाते हैं और पत्र पत्रिकाएं भी छपवाते हैं और निःशुल्क जनता में वितरित करते रहते हैं। तो इस प्रकार दबाव समूह अपने हितों का प्रचार प्रसार भी करते हैं। इसके अलावा अनुनयन, कई बार प्रार्थना पूर्वक अपनी समस्याओं को भी रखते हैं। उनकी मांग ना मानी जाती है तो वे सीधी कार्यवाही या सौदेबाजी के साधनों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ये लोग गोष्ठियां करते हैं। गोष्ठियों, सेमिनार, वार्ताओं आदि का आयोजन करके विधायिका तक को भी उनमें बुलाते हैं और उनकी मांगों के प्रति विधायिका जो है जागरूक हो जाती है। तो इस प्रकार गोष्ठियां करके अपने हित साधन करने का प्रयास करते हैं। अन्य साधन भी जैसे नौकरशाही आदि के रिश्तेदार बच्चों आदि को अपने उद्योग में उच्च पद पर बैठा देते हैं। नौकरशाही को रिटायरमेंट के बाद अपने उद्योगों में उच्च पद देने का वायदा भी कर देते हैं। नौकरशाही को रिश्वत देने का भी प्रयास करते हैं। तो ये सब जो है दबाव समूह सरकार को प्रभावित करने के लिए नैतिक, अनैतिक, हिंसक, अहिंसक, उचित, अनुचित सभी प्रकार की तकनीक अपनाते रहते हैं। इनका तो सदैव एक ही लक्ष्य होता है, अपने हितों की प्राप्ति के लिए कार्यपालिका और विधायिका पर दबाव बनाना। अपने अंतिम विकल्प के तौर पर वे न्यायपालिका की शरण भी लेते हैं। तो साथियों, अगला पार्ट जो है दबाव समूह के निर्धारक, तो इस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही।